बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे थे किस चीज़ पर, इस क्वेश्चन पर, और ये लास्ट एंट्री रह गई थी। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट रिवील्ड दैट गुड्स हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ ₹26,000 हैव एक्सपायर्ड। लिस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, हैव एक्सपायर्ड एंड हैड टू बी स्क्रैप्ड। ठीक है, जो गुड्स हैं वो एक्सपायर हो गई हैं, उनको स्क्रैप करना होगा। ठीक है, तो 26,000 की गुड्स एक्सपायर हो गई हैं और उनको स्क्रैप करना है। तो अब उनको स्क्रैप कैसे करें भाई, उसकी एंट्री क्या बनेगी? थोड़ा टेक्निकली सोचिए इस चीज को। इन्वेंट्री में से देखें, जो कुछ भी खरीदा आपने वो इन्वेंट्री अकाउंट में डेबिट किया अंडर परपेचुअल सिस्टम, यस और नो। और जो इन्वेंट्री बिक चुकी, जो इन्वेंट्री बिक चुकी उसकी एंट्री आप बना चुके कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, और जो इन्वेंट्री हमारे पास टोटल बची है, एक काम करता हूं ना मैं, जो अब तक हमने ट्रांजैक्शंस बनाई है ना, उनका हम जरा इन्वेंट्री अकाउंट बना के देख लेते हैं। ये काफी हैवी हो रहा है, इसके अंदर सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है। ये ट्रांजैक्शन आपके सामने सारी की सारी, जो हमने लास्ट क्लास में बनाई थी। इनके इफेक्ट्स मैंने कहा था आपको लेने का इन्वेंट्री अकाउंट पर। गुड, जबरदस्त। इन्वेंट्री अकाउंट बेटा, इस अकाउंट में बेटा परपेचुअल में तो इन्वेंट्री अकाउंट बन जाएगा, पीरियोडिक में इन्वेंट्री अकाउंट थोड़ी बनेगा। उसमें तो आप परचेज अकाउंट बनाएंगे ना। सबसे पहले इस अकाउंट में गुड्स डेबिट हुई हैं कितने से? 568,000 से। तो आपने कहा इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 568,000 से, कैशियर बैंक क्रेडिट 568,000 से। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने गुड्स बेची थी, उसकी हमें कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करनी थी। इसकी जरा बताइए, मैं उस पेज पे नहीं जा पाऊंगा, टाइम लगेगा वरना उसको लोड होने में। आप जो बताइए 2,418,000 की जो कॉस्ट ऑफ सेल है, वैसे हम यहाँ भी ब्रैकेट में वर्कआउट कर सकते हैं। इसकी एंट्री बनी थी COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। कितना अमाउंट था? 2,418,000। तो इसको इन शॉर्ट अगर मैं लिखूं 2,418 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 130, सही है बेटा? तो कितना आएगा आंसर? 1,860,000। चलिए ओके। उसके बाद रिटर्न गुड्स टू सप्लायर 87,000। तो सेल्स परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी बेटा? इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। उसके बाद
परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट कितने से, 2,360,000 से। तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो गया 2,360,000 से और क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो गया 2,360,000 से। उसके बाद बेटा अ कस्टमर रिटर्न गुड्स which had been invoiced at rupees 58,500। कस्टमर ने गुड्स वापस की है जिनकी इनवॉइस वैल्यू कितनी है, अच्छा सॉरी कैरेज इनवर्ड भी पे किया, वो भी कैपिटलाइज होगा। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 48,000 से, ठीक है। कैश या बैंक क्रेडिट, उसके बाद एक कस्टमर ने क्या किया है, गुड्स वापस किए हैं 58,500 से, इसकी कॉस्ट वर्कआउट करनी है। तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कर दिया, COGS क्रेडिट कर दिया, 58.5 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें डिवाइड बाय 130 कर, कितना जाएगा बेटा 45,000। फिर गुड्स बेची हैं आपने, कैश सेल की 1,20,000 की, स्पेशल डिस्काउंट देने के बाद 10,000 का। तो हमने कहा स्पेशल डिस्काउंट देने के बाद हमारा नॉर्मल मार्जिन वो नहीं था, तो अगर आप डिस्काउंट एड बैक कर देंगे तो हमारी गुड्स हो जाएंगी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर। तो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल आपने यहाँ रिकॉर्ड की थी। तो 120 प्लस 10 130 हो गया, 130 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 130। तो आंसर कितना जाएगा आपके पास 100,000। अब सब लोग यहाँ वर्कआउट कीजिए बैलेंस CD, बैलेंस CD ऑफ इन्वेंट्री। बताइए सब लोग, बताइए क्या आंसर आता है। $974,000, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि 974 में कुछ इन्वेंट्री ऐसी है जिसका हम मुस्तकबिल में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, तो वो हमारा लॉस है। ठीक है, तो फर्ज कर लें जनाब, मैं इसको रीओपन करता हूँ कि भाई बैलेंस BD कितना है, 974,000, और मैंने सिर्फ रीओपन किया फॉर एडजस्टमेंट। अब क्या कहता है क्वेश्चन ये कहता है कि हम गए गोडाउन में और जाके हमने गोडाउन में जाके इस थ्योरेटिकल बैलेंस को वेरीफाई किया। मतलब जो इन्वेंट्री अकाउंट बता रहा है कि तुम्हारे पास इतनी इन्वेंट्री बची हुई है, तो भाई गोडाउन जाके देखेंगे वाकई इतनी इन्वेंट्री बची हुई है। तो क्या किया होगा, गोडाउन जाके हमने इन्वेंट्री गिनी होगी, उसकी गिनती की होगी, उसकी वैल्यूएशन की होगी। तो जब वैल्यूएशन करने बैठे तो पता क्या लगा, क्या पता लगा, 26,000, एग्जामिनर घुमा रहा है यहाँ पर, 26,000 रुपए की सेलिंग प्राइस रखने वाली इन्वेंट्री। तो वो भाई वो सेलिंग प्राइस जरूर है, लेकिन ख्याल रखना ना बेटा, ये तो कॉस्ट है ना। 26,000 की सेलिंग प्राइस रखने वाली इन्वेंट्री एक्सपायर हो गई है, तो लॉस 26,000 का नहीं है। क्या हमने उसको 26,000 का परचेज किया है? क्या वो इन्वेंट्री इस अमाउंट में 26,000 की है? नहीं,
वो इन्वेंट्री इस अमाउंट में 26,000 की नहीं है, वो इन्वेंट्री इस अमाउंट में उतने की है जितने की हमने परचेज की होगी। तो अगर 26,000 की सेलिंग प्राइस रखने वाली इन्वेंट्री क्या हो गई है, एक्सपायर्ड हो गई है, यानी उसकी क्या कहते हैं डेट एक्सपायर हो चुकी है, तो अब उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो सवाल मेरा क्या है, सवाल मेरा बड़ा सिंपल है, अगर इस 974,000 में जो कि कॉस्ट है उस इन्वेंट्री की वैल्यू 26,000 है तो 26,000 यहां से खत्म कर दें। लेकिन अगर ये कॉस्ट है और वो सेलिंग प्राइस है तो फिर आपको सेलिंग प्राइस को कॉस्ट पे कन्वर्ट करना होगा ना। एग्जामिनर ने थोड़ा सा आपको घुमा दिया, तो आप इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट कर दें, 26,000 की कॉस्ट निकालिए। क्या कॉस्ट आती, 20,000। तो आपने एंट्री बनाई इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट 20,000 से, और यहाँ एंट्री बनाई आपने COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपने बढ़ा दिया, अब क्यों बढ़ाया मैं बाद में समझाता हूँ, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ने से हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एक्सपेंस बढ़ने से क्या होगा, हमारे प्रॉफिट में 20,000 की क्या आएगी, कमी आ जाएगी। यस और नो, जरा इस बात का जवाब दीजिएगा। यानी ये लॉस हो गया हमें, हमारी इन्वेंट्री 974,000 में 20,000 की इन्वेंट्री का लॉस है, उसको मैंने इन्वेंट्री अकाउंट से क्रेडिट कर दिया, इट इज नो मोर एसेट, कि ये 20,000 में मेरे लिए एसेट नहीं है। अब ये 20,000 मेरे पास क्या है, लॉस है। तो लॉस दो किस्म के होते हैं, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। तो जो नॉर्मल लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनाते हैं ताकि वो जीपी पे चार्ज हो। जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसको हम नीचे जीपी के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं, तफरीक में बाद में करता हूँ। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20,000 से बढ़ाने से आपका एक्सपेंस रेवेन्यू के मुकाबले में 20,000 से बढ़ जाएगा और आपके ग्रॉस प्रॉफिट में 20,000 की कमी आ जाएगी। इट मींस दैट ये लॉस आपके एक्सपेंस के तौर पे क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है जी। तो अब बचेगा बैलेंस सीडी, जो आप रिपोर्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कितना, 954,000। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आती है। अच्छा बताइए, अब सेल्स की कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, लेट्स वेरीफाई। सेल्स जरा कैलकुलेटर पे उठा, इसको क्या कर लें, कैलकुलेट कर लीजिए सब लोग, कैलकुलेटर उठा लें सब लोग और सेल्स कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिए। पहली सेल की ट्रांजैक्शन 2,418,000। यस बेटा। सेल रिटर्न 58.5 प्लस सेल्स 120। तो अगर मैं इन शॉर्ट सेल अकाउंट ना बनाऊं, डायरेक्ट मैं आपके सामने क्या बनाना चाहता हूं, SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम। ठीक है बेटा। तो एंट्री क्या बनी, सॉरी एंट्री बोल रहा हूं, सेल्स की वैल्यू क्या आई, सेल्स की वैल्यू आती है 2,418 प्लस कैश सेल आती है कितने की बेटा, 120 की, माइनस सेल्स रिटर्न आता है कितने का, 58.5 का। टोटल सेल कितनी हो जाती है बेटा बताइए। 2,479,500। अब इसमें से लेस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल
यहाँ तक जो एंट्रीज है कॉस्ट ऑफ सेल की, मुझे ट्रायल बैलेंस में इनके इफेक्ट मिल जाएंगे, लेकिन ये एंट्री मैंने अलग से पास की बतौर एडजस्टमेंट, तो फिर मुझे कॉस्ट ऑफ सेल को इतने से बढ़ाना है। खैर मैं डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट कर लेता हूँ कि पहली एंट्री बनाई हमने कॉस्ट ऑफ सेल की 1,860,000 से, ठीक है जी। फिर कॉस्ट ऑफ सेल को दोबारा डेबिट किया कितने से, 100 से। फिर कॉस्ट ऑफ सेल को कम किया कितने से, 45 से, सेल रिटर्न की वजह से। फिर जो लॉस का इफेक्ट है 20 से, वो भी कॉस्ट ऑफ सेल पे चार्ज किया, नहीं कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दिया 20। अब आप मुझे बताइए व्हाट इज टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। और अगर किसी को ये वैल्यू समझ ना आ रही तो कॉस्ट ऑफ सेल का टी अकाउंट बना के देख ले। कॉस्ट ऑफ सेल इतने से डेबिट हो रही है, इतने से डेबिट हो रही है, इतने से क्रेडिट हो रही है, इतने से डेबिट हो रही है। हाँ भाई सब लोग 1,935,000 क्या मिल जाएगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 2,479,500 माइनस 1,935,000, 544,500। ठीक है। अब सवाल है कि अगर यही चीज मुझे वेरीफाई करनी हो पीरियोडिक सिस्टम से तो मैं कैसे करूंगा। तो परचेज का अकाउंट बनाया हुआ होगा आप लोगों ने। तो अगर मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक चीज सब लोग नोट कीजिएगा, एक चीज सब लोग नोट कीजिएगा, वो क्या है कि ये जो आखिरी एंट्री मैंने कल बनाई नहीं थी ना, उसको मैं यहाँ बना रहा हूँ नीचे, वो आप अपने पास ऐड कर लीजिएगा कि जो लॉस है 20,000 का, उसकी एंट्री हमने क्या बनाई, लास्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर क्या था, 31 अगस्त को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट किया 20,000 से, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट किया 20,000 से। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर सिस्टम कौन सा फॉलो किया जाए, पीरियोडिक, तो पीरियोडिक सिस्टम में आपने सब एंट्रीज परचेज अकाउंट में डेबिट की है ना। यानी इन्वेंट्री नामी कोई अकाउंट ही मौजूद नहीं है, बल्कि कौन सा अकाउंट है, परचेजेस। सबसे पहले क्या किया आपने, 568,000 से इन्वेंट्री का परचेज अकाउंट डेबिट किया, कैश या बैंक क्रेडिट कर दिया, ऐसा ही है। फिर उसके बाद 2,360,000 से परचेज अकाउंट डेबिट किया, क्रेडिटर अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद कैरी इनवर्ड का इफेक्ट मैं इस पर नहीं लूंगा, दो ही परचेज है हमारे पास टोटल, ऐसा ही है, और कोई परचेज तो नहीं है ना इसके अंदर, परचेज की दो ही ट्रांजैक्शन। चलिए जी, परचेज को हमने यहां से ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टोटल करके। सही है बेटा। तो इम्पैक्ट गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में,
इतने से $2,928,000। बताइए बेटा, बोलिए सब लोग। उसके बाद एक अकाउंट और खुला, उसके बाद एक अकाउंट और खुला, परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 87,000 से। रेफरेंस किसका आ गया, क्रिएटर का। ठीक है बेटा, और इसका इम्पैक्ट गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 48,000 से। ठीक है, ये भी इम्पैक्ट ट्रांसफर किया आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सब चीजें आप अच्छी तरह जानते हैं, कहां पहुंच रही हैं, ट्रायल बैलेंस में। ये बातें मैंने शुरू में भी की हुई हैं, दोबारा कर रहा हूँ, रिकॉल कर लें अच्छी तरीके से ना। अगर मैं बनाता हूँ सिस्टम कौन सा फॉलो करते हुए, SOCI। सबसे पहले सेल देखूंगा, सेल्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी ट्रायल बैलेंस से, और उसमें सेल रिटर्न मैच करूंगा तो नेट रिजल्ट वही आएगा ना, यही आना चाहिए। सेल्स अकाउंट में तो कोई फर्क नहीं होता पीरियोडिक और परपेचुअल में। क्या कहते हैं, जवाब दें। सेल्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी ट्रायल बैलेंस से, सेल में सेल रिटर्न माइनस करूंगा तो आंसर ये आना चाहिए 2,479,000। ऐसा ही है। इसमें से लेस करूंगा क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और वो कॉस्ट ऑफ सेल मुझे कहीं ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखेगी, क्योंकि इस ट्रायल बैलेंस में मुझे कॉस्ट ऑफ सेल नहीं दिख रही, बल्कि कौन सा अकाउंट दिख रहा है, परचेजेस का अकाउंट दिख रहा है। यस और नो बोलिए, सब बताइए। तो करना क्या है, परचेज को कन्वर्ट करना है कॉस्ट ऑफ सेल में। तो परचेज हमने कितनी की है, 2,928,000। इसमें हमने कैरेज कितना पे किया है, 48 का ऐड कर दिया, डायरेक्ट मैंने ऐड कर दिया। और इसमें से हमने गुड्स रिटर्न कितनी की है, 87 की। तो बताइए हमारी नेट परचेज कितनी आ जाएंगी, 2,928,000 प्लस 48। बताइए, जल्दी बताइए। यार आप लोग गलत बता रहे हैं, 2,928,000 प्लस 48 माइनस 87। अच्छा मैंने इसमें गलती कर दी ना, ओके करेक्ट है।
2,889,000। अब सवाल, क्या 2,889,000 कॉस्ट ऑफ सेल है? क्या क्यों 2,889,000 कॉस्ट ऑफ सेल है? नहीं। अब पीरियोडिक सिस्टम में हमने टोटल इतनी गुड्स, देखिए समझिएगा, हमने इतनी गुड्स परचेज किए हैं, इसी में से बिका है, इसी में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मौजूद है, और इसी में जो स्टॉक बचा है वो भी मौजूद है। अब अगर हम क्या कर लें, ये मालूम कर ले कहां जाके, गोडाउन जाके, कि हमारे पास कितना स्टॉक मौजूद है। तो वो जो गोडाउन जाके हम स्टॉक वेरीफाई करेंगे, अगर हम वो इसमें से अलग कर लें, माइनस कर लें, तो जो डिफरेंस बचेगा वो कॉस्ट ऑफ सेल कहलाएगा। अगर हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लें, जो डिफरेंस बचेगा वो कॉस्ट ऑफ सेल कहलाएगा। यस और नो बोलिए। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, उसूली तौर पर अगर मैं गोडाउन जाऊंगा तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक कितना मिलना चाहिए? 974 या 954? बताइए। वहां तो मुझे गिनती करके यूनिट्स मिलेंगे, लेकिन उनकी कॉस्ट क्या मिलेगी मुझे बचे हुए स्टॉक की? 974 या 954? जब मैं गोडाउन जाऊंगा, मुझे क्लोथिंग स्टॉक की जब मैं गिनती करूंगा, मुझे मुझे उनकी वैल्यू क्या मिलेगी? 974 मिलेगी। लेकिन मैं जानता हूं 974 में जो 20 है ना, वो मेरे किसी काम के नहीं, बेकार हो गए। तो मैं 974 में से 20 को माइनस कर दूंगा। मैं क्लोथिंग स्टॉक की एंट्री 954 पे बनाऊंगा। तो अगर मेरा क्लोथिंग स्टॉक 974 था, सुनिएगा, बड़ी कीमती बात कर रहा हूं, अगर मेरा क्लोथिंग स्टॉक कॉस्ट पर 974 था, लेकिन मैं जानता हूं इसमें 20,000 की इन्वेंट्री मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैं उसको इसमें से माइनस कर दूंगा और मैं डायरेक्ट क्लोथिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट किस पे पास करूंगा? 954 पर। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा? सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अगर मैं 974 करता माइनस, तो 20,000 कॉस्ट ऑफ सेल में से अलग हो जाता। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। आवाज क्लियर है बेटा? तो बताइए जरा, दोबारा बताइए सब लोग। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? सुनिएगा, मैंने क्या बोला, मैं गोडाउन जाऊंगा, गोडाउन में जो मैं इन्वेंट्री गिनूंगा उसकी कॉस्ट मुझे ये मिलेगी। मैं गोडाउन जाऊंगा, गोडाउन में मुझे जो कॉस्ट मिलेगी वो ये मिलेगी, लेकिन मैं जानता हूं इसमें से 20,000 की इन्वेंट्री जो है किसी काम की नहीं है। अगर मैं क्लोथिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट इतने अमाउंट से पास करता, तो 20,000 समेत 954,000 इसमें से अलग हो जाते हैं, और बाकी जो बचता हुआ कॉस्ट ऑफ सेल है। लेकिन मैं चाहता हूं 20,000 भी मेरी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बन जाए, तो मैं क्या करूंगा? बतौर क्लोथिंग स्टॉक में इसमें से 20,000 कम करने के बाद 954 को लेस करूंगा। तो जब मैं 954 को इसमें से लेस करूंगा, तो जो क्लोथिंग स्टॉक के 20,000 थे वो इस कॉस्ट ऑफ सेल में रह जाएंगे। यानी अगर मैं क्लोथिंग स्टॉक को कम से लूंगा, जितना कम करके लूंगा उतना बैलेंस मेरा ऊपर रह जाएगा, किसमें? परचेजेस में से, जिसमें से मैं क्या निकालने जा रहा हूं? कॉस्ट ऑफ सेल। तो क्लोथिंग स्टॉक के अंडर स्टेट करने से बेटा कॉस्ट ऑफ सेल ओवर स्टेट हो जाती है। इस बात को समझिएगा। रिस्पॉन्स दें सब लोग जरा। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं क्लोथिंग स्टॉक की एंट्री पास करने जा रहा हूं इस वाले अमाउंट से। तो एंट्री क्या बन रही है? एंट्री क्या बन रही है? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, ठीक है, और परचेज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कितने से? 954,000 से।
तो जैसे ही मैंने ये एंट्री पास की, जैसे ही मैंने ये एंट्री पास की, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट परचेज क्रेडिट, तो जरा आप सब लोग देखिएगा कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू क्या आती है। बताइए सब लोग क्या आंसर आता है। 2,889,000 माइनस 954,000, तो अब आपके पास आंसर क्या आता है? 1,935,000। इस बात को मैं और तफसील से भी समझाता हूँ, अभी फिक्र ना करें आप लोग, लेकिन जस्ट आप इसको अच्छी तरह क्या करें, समझने की कोशिश करें। अब इस बात पे आप जरा गौर करें कि मैंने इस केस में, पीरियोडिक वाले केस में 20,000 की कोई एंट्री बनाई नहीं है, मैंने सिर्फ 20,000 से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू शॉर्ट कर दी। तो जब मैंने 20,000 से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम करके ली है, तो जितने से मैं क्लोजिंग स्टॉक को शॉर्ट करूंगा उतना बैलेंस मेरा कॉस्ट ऑफ सेल में रह जाएगा। तो जरा इस बात पे आप सबने गौर करना है, प्लीज रिस्पॉन्स भी देंगे कि मैं परपीचुअल सिस्टम में तो 20,000 की बकायदा एंट्री पास कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट, क्रेडिट, लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में मैंने इस 20,000 को लॉस बनाने के लिए कोई अलहदा से एंट्री पास नहीं की। प्लीज रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, इस बात का जवाब दें बराए मेहरबानी, प्लीज आप सब लोग। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि बेटा मैं क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री 20,000 से कम बना रहा हूँ। जब मैं क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री 20,000 से कम बनाऊंगा तो वो 20,000 जो है वो इस कॉस्ट ऑफ सेल में क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। यानी अगर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री में बनाता किससे, 974 से, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल जो है 20,000 से कम आती। लेकिन जब मैंने क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री 954 से बनाई तो 20,000 किस में रह गए, कॉस्ट ऑफ सेल में रह गए। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि मैं 20,000 के लॉस की, मैं 20,000 के लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए परपीचुअल सिस्टम में तो एंट्री पास कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल, डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट, क्रेडिट, लेकिन मैं इस 20,000 के लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए पीरियोडिक सिस्टम में कोई एंट्री पास नहीं कर रहा। जो भी मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होनी चाहिए वो वैल्यू से मैं एंट्री पास कर दूंगा। अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक को कम लिया होगा क्योंकि वो इन्वेंट्री जाया हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली मेरा क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेट होने से जितना अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए था उतना अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं बनेगा और वो कॉस्ट ऑफ सेल में रह जाएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल में रहने से मेरे प्रॉफिट में उतना अमाउंट से क्या आएगी, कमी आ जाएगी। आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। तो बताइए बेटा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है आपके पास, सेम आ गया, बताइए 544,500। यानी ये बताना चाह रहा हूं कि जिस लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए परपीचुअल सिस्टम में मैंने एंट्री पास की है, उस लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने पीरियोडिक सिस्टम में कोई एंट्री पास नहीं की। डायरेक्ट मैंने क्लोजिंग स्टॉक को उस वैल्यू पे लिया है जिस वैल्यू पे उसे आना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अब ये बात, इसको हम मजीद तफसील से भी सीख लेंगे, लेकिन इतनी बात आपको याद रखनी है लाजमी। ये फर्क है पीरियोडिक और परपेचुअल का, अच्छी तरीके से देख लें इस चीज को। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें अभी भी मुझसे। जी बेटा वही होगी, मैंने बाय मिस्टेक क्या कर दिया, 500 नहीं लिखे होंगे यहाँ। ठीक है, बोले बेटा, यहां तक की बात क्लियर है क्या?
सबको क्लियर है? बताइए। चले, अच्छी बात है। तो ये आपके सामने मतलब फाइनल अकाउंट से इसका कनेक्शन बनना शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, ना अब सिचुएशन को जरा आगे लेके चलते हैं, बात को जरा आगे बढ़ाते हैं। कुछ ट्रांजैक्शन लिखते हैं। Purchased 1000 units of Dollars AC for rupees 40,000 per unit। आपने डॉलर्स के 1000 AC परचेज कर लिए हैं 40,000 पर यूनिट के हिसाब से। कैरेज पेड ₹500,000। इन सबको खरीदने के लिए आपको जो कैरेज पे करना पड़ा वो 5 लाख रुपए पे करना पड़ा। सोल्ड 700 यूनिट्स फॉर ₹55,000। ठीक है, पर यूनिट। रिक्वायर्ड नंबर 1 journal entries under perpetual system and periodic system। ठीक है बेटा। अच्छा, नंबर 2 लेजर पोस्टिंग। नंबर 3
ट्रायल बैलेंस, ठीक है बेटा। और नंबर 4 SOCI एक्सट्रैक्ट्स। चार चीजें बनानी हैं बाय फॉलोइंग परपेचुअल एंड प्योर सिस्टम बोथ, और दोनों तरीके से जरा देखें, रिकॉल कर लें कि क्या फर्क आना है। हो जाएगा। सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन लिखी हैं आपके सामने, क्या कहते हैं, बताइए क्या बोलेंगे आप सब लोग। तो इस बार क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपने खुद जरा क्या करनी है, कैलकुलेट करके बतानी। स्टार्ट हो जाए ना, फिर हो जाएगा। तो बताइए, स्टार्ट करें। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखें, इसमें बहुत सारी बातें भी करनी है हमने। हम इस क्वेश्चन को बहुत सारी बातों को सीखने के लिए बेस बनाएंगे। वैल्यूज उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेंगी। परपेचुअल सिस्टम एंड पीरियोडिक सिस्टम। ठीक है बेटा। अच्छा जनाब, अब जरा आप क्या करें, इन चीजों को देखिएगा। सबसे पहले हम गुड्स की परचेज रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, हमने क्या किया बेटा, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट किया। ठीक है। और कैश, बैंक या अकाउंट पेएबल जो भी था वो क्रेडिट कर दे। अच्छा जी, रुपीज इन थाउजेंड में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो 3 जीरो में कॉमन ले लूंगा ताकि बात आसान हो जाए। तो एक जगह से जीरो कॉमन ले, यूनिट्स में से ना लें बल्कि जो रेट है ना उसमें से लें। एक एसी परचेज किया आपने 40,000 का। तो अगर आप क्या करते हैं, आपने कहा 1000 एसी हैं डॉलेंस कंपनी के, मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने, 40 से। 40,000 मतलब 3 जीरो कॉमन आ गया। तो ये आंसर क्या बन जाएगा आपके लिए बेटा, 40,000। तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 40,000 से, और बैंक या अकाउंट पेएबल 400 है। हाँ 400 है, सही कह रहे हैं। नहीं, 40,000 है यार, इट इज 40,000। क्योंकि ओरिजिनली 40 मिलियन बन रहा है ना बेटा। सही है। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या बनती है, सेकेंड एंट्री बनती है कैश जनवर्ट की। ठीक है, वो भी आपने कैश जनवर्ट को भी इन्वेंट्री अकाउंट में डेबिट कर दिया। ठीक है, और कैश या बैंक क्रेडिट कर दिया। और वो आंसर है आपका 5 लाख रुपए। 5 लाख। अच्छा नाउ, अब नंबर थर्ड में आपने क्या किया है, गुड्स बेची हैं। तो गुड्स बेचने से क्या हुआ, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, या डेटर या अकाउंट रिसीवेबल।
और सेल्स अकाउंट क्या होगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। 700 यूनिट बेचे हैं 55 के हिसाब से, बताइए क्या आंसर आता है। 38,500। अब आप जानते हैं सिस्टम परपेचुअल है, तो हर सेल के साथ कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री बनानी है कि नहीं बनानी, बोले। हर सेल के साथ कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री बनानी है कि नहीं बनानी, बोलिए, बताइए। तो कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री बनाए कैसे, कोई मार्कअप मार्जिन तो नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि हमने जो इन्वेंट्री खरीदी थी 40,000 की प्लस 500 उस पे कॉस्ट फर्दर आती है, ये 1000 यूनिट की कॉस्ट है। तो अगर हम इस 1000 यूनिट की कॉस्ट को 1000 पे तकसीम कर दें तो 1 यूनिट की कॉस्ट मिल जाएगी, और मल्टीप्लाई बाय 700 कर दें तो जो 700 यूनिट बेचे उनकी कॉस्ट मिल जाएगी। यस और नो, जवाब दें, क्या कहते हैं। तो हम एंट्री बनाएंगे COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, कैसे बनाई मैंने एंट्री, मैंने कहा मैंने इन्वेंट्री परचेज की 40,500 की। 40,500 क्यों, 40,000 परचेज कॉस्ट है, 500 उसके ऊपर फर्दर कॉस्ट आई, डायरेक्ट कॉस्ट है ये भी। और अगर मैं इसको डिवाइड बाय 1000 कर दूं तो एक AC मुझे कितने का पड़ा, डिवाइड बाय 1000 करो तो एक AC कितने का पड़ा, 40.5 का। यस, 40,500 का ही पड़ा। मतलब वो ओरिजिनली तो 40,500,000 है, लेकिन एक AC कितने का पड़ा, 40,500 का ही पड़ा। अब क्या मैंने पूरे 1000 AC बेच दिए, कितने बेचे हैं, कितने बेचे हैं, 700। तो 40.5 मल्टीप्लाई बाय 700 कितना आंसर आता है, 28,350। अब जिन बच्चों ने आंसर 28,000 निकाला था शायद वो कैरेज इनवर्ड को लेना भूल गए, ऐसा ही ना। यस और, अच्छा आइए, अगले पेज पे चला गया मैं। इधर लिखा मैंने परपेचुअल, इधर लिखा मैंने पीरियोडिक, ठीक है। अगर मैं टी अकाउंट बनाता हूं तो यहाँ खुला सबसे पहले अकाउंट किसका, इन्वेंट्री का। ठीक है, फिर अकाउंट खुला किसका, सेल्स का। फिर अकाउंट खुला किसका बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का। इन्वेंट्री अकाउंट मैंने डेबिट किया कितने से, आप सब जानते हैं 40,000 से, जो कि रुपीज इन 1000 में है।
ठीक है, बैंक या अकाउंट पेएबल, ठीक है जी। फिर इन्वेंट्री अकाउंट मजीद 500 से डेबिट हो गया जो कि कैरेज इनवर्ट था, कैश क्रेडिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। फिर इफेक्ट गया, फिर सेल हुई, सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ कितने से, 38,500,000 से। सेल क्रेडिट 38,500, बैंक या अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है जी। इसके साथ बनी एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल की 28,350 से कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, 28,350 से इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। यहाँ रेफरेंस आ गया COGS का, यहाँ रेफरेंस आ गया इन्वेंट्री का। ये इम्पैक्ट गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 28,350 से। और ये इम्पैक्ट गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 38,500 से। और यहां बचा इन्वेंट्री का बैलेंस CD, कितने से बताइए, 12,150। सही है, बोलिए। अब अगर मैं बनाता क्या हूं ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस क्या रिजल्ट शो करेगा, एज ऑन जो भी उसकी डेट हो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज इन 1000, ठीक है जी। तो आपके पास इन्वेंट्री अकाउंट का बैलेंस कितना है, बतौर एसेट बची हुई इन्वेंट्री कितनी है। तो आप जानते हैं परपेचुअल सिस्टम के तहत बनने वाला ट्रायल बैलेंस जो है वो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में ही शो करता है, 12,150, अगर आपको ये बात याद हो। अच्छा, उसके बाद COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बैलेंस कितना है, 28,350। और सेल्स का बैलेंस कितना है, 38,500। अकाउंट सीएबल, अकाउंट पेएबल या कैश और बैंक को इग्नोर कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट मान लें इसको, क्योंकि अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा इन्वेंट्री से रिलेटेड है। ऑब्वियसली अकाउंट सीएबल का जो भी बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस में, या पेएबल का जो भी बैलेंस होगा वो हम ले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन अभी मेनली सीखना जो हमने है वो इन्वेंट्री रिलेटेड बातें सीखनी है। तो मुझे बताइए आप जनाब, इस ट्रायल बैलेंस में जब क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी मौजूद है तो क्या इस ट्रायल बैलेंस को क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट की जरूरत है, रिस्पॉन्स प्लीज। नहीं है, सही है ना। तो अगर हम बना लेते हैं SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सेल्स कितनी आ गई 38,500, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई 28,350, और जनाब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया
बताइए। 38,500 माइनस 28,350, द आंसर इज व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट का 10,150। ठीक है, सही है बेटा, जवाब दें। अब अगर मैं यही चीज करना चाहता हूं परपीचुअल सिस्टम के बजाय पीरियोडिक सिस्टम से, तो फिर कैसे करेंगे? पहली एंट्री, परचेजेस डेबिट 40,000 से, बैंक या अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर, जो भी नाम दिया, क्रेडिट कितने से? 40,000 से। नंबर 2, कैरेज इनवर्ड्स डेबिट 500 से, कैश क्रेडिट 500 से। नंबर 3, अकाउंट रिसीवेबल या बैंक डेबिट 38,500 से, एंड सेल्स क्रेडिट 38,500 से। और इसके साथ कोई कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा, ये अकाउंट बना किसका? परचेजेस का। ये अकाउंट बना किसका? कैरेज इनवर्ड्स का। और ये अकाउंट बना किसका? सेल्स का। परचेज डेबिट हुई 40,000 से, रीजन कुछ भी रख दें आप यहाँ पर, बैंक या अकाउंट पेएबल। इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट लॉस में आपने भेजा कितने से? 40,000 से। कैरेज इनवर्ड डेबिट हो गया 500 से, कैश क्रेडिट हो गया 500 से। इसका भी इम्पैक्ट आपने भेजा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 500 से। और सेल्स क्रेडिट हो गई बैंक या अकाउंट रिसीवेबल 38,500 से। और इसका इम्पैक्ट आपने भेजा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 38,500 से। ठीक है, नाउ अब ट्रायल बैलेंस क्या शो करेगा? डेबिट एंड क्रेडिट, परचेज शो करेगा 40,000 से, कैरेज इनवर्ट शो करेगा कितने से? 500 से। और सेल्स शो करेगा 38,500 से।
अब आप मुझे ये बताइए कि इस ट्रायल बैलेंस में कहीं भी आपको क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने जाना पड़ेगा ना। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन सीखे उसमें क्लोजिंग स्टॉक आपको कहाँ लिखा हुआ मिल गया, अदर इंफॉर्मेशन में, यस और नो, बताइए। लेकिन जरा प्रैक्टिकली सोचिए, इस केस में तो आपको पता है ना कितने यूनिट्स आए थे, कितने यूनिट खरीदते हैं आपने, 1000, ठीक है। लेकिन आपने 1000 में से जो गुड्स बिकी हैं उसका कॉस्ट पे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। लेकिन अभी आप ये तो मालूम कर सकते हैं ना गोडाउन जाकर कितने यूनिट्स बचे हुए हैं आपके पास। तो अगर कोई यूनिट आगे पीछे नहीं हुआ तो उसूली तौर पर जरा बताइए, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, गोडाउन में गिनती करके कितने एसी के डब्बे काउंट होने चाहिए। 300, बेहतरीन जवाब। क्यों, अगर 700 बिके हैं तो 300 गोडाउन में होने चाहिए ना। अब आपने इस 300 की वैल्यूएशन करनी है, कैसे, इस 300 को आपने वैल्यू करना है बतौर क्लोजिंग स्टॉक, कैसे। वो जो अदर इन्फॉर्मेशन लिखा होता है जाहिर सी बात है वो किसी ने गिना है, उसके बाद आपको वैल्यू, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट रुपीज वॉट, रुपीज आप जरा वैल्यू करें, वैल्यूशन बड़ी सिंपल सी है और वो बड़ा आसान है कि अगर मैंने 40,000 के एसी परचेज किए थे और 500, फिर वही गलती कर रहे हो, फिर वही गलती कर रहे हो ना आजिक बेटा। अगर मैंने 40,000 के एसी परचेज किए थे, 500 मेरा कैरेज इनवर्ट था, तो ये जो है 40,500 कितने एसी की कॉस्ट है, सब बताएं। 40,500 कितने एसी की कॉस्ट है, 1000 एसी। तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 1000 कर दूं तो मुझे हर एक एसी की कॉस्ट मिल जाएगी ना, कि एक सिंगल एसी मुझे कितने का पड़ा। अब बताइए मेरे पास स्टॉक में कितने एसी पड़े हुए, 300। तो जैसे ही मैं एक एसी की कॉस्ट कैलकुलेट करके उसको 300 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 300 एसी की कॉस्ट मिल जाएगी ना। तो यही तो मेरी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, यस। इसको एग्जामिनर 12,150,000 लिखेगा नीचे, क्योंकि ऊपर रुपीज इन थाउजेंड, नीचे राउंडिंग नहीं कर रहा होगा, फिर आपको खुद राउंडिंग करनी होगी। तो एडजस्टमेंट आप कितने से पास होगी, बताओ। एडजस्टमेंट पास करनी पड़ेगी ना अब आपको। तो कुछ समझे, गोडाउन गए, इन्वेंट्री गिनी, और जो इन्वेंट्री गिनी उसका रेट मालूम किया कि एक यूनिट कितने का पड़ा है, और जैसे उस रेट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया, बची हुई इन्वेंट्री की कॉस्ट मिल गई, वैल्यू मिल गई। यस और नो, आसान सा काम, मुश्किल काम है ही नहीं। पता नहीं हम क्या क्या सोचते हैं। हालांकि आपको इस तरफ वाली साइड से सीख जाना चाहिए था, परपेचुअल से, कि यार अगर मैं 1000 में से 700 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग कर सकता हूं तो मैं 1000 में से 300 बचे हुए यूनिट की कॉस्ट भी तो अलग कर सकता हूं। लॉजिकली सोचना चाहिए। तो अब पीरियोडिक सिस्टम में एक एडजस्टमेंट पास होगी, क्या, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट परचेजेस या ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, 12,150। इस एडजस्टमेंट के बनने से 12,150 जो है वो परचेज में से अलग होगी, क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। और इस वजह से ये पहुंच जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। और इतना बैलेंस जो है वो एसओसीआई में से आप क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, यानी इतने बैलेंस को आप एक्सपेंस बनने नहीं देंगे। तो जरा आप देख लें, इधर लिखिए आपने सेल्स 38,500,000,
इधर आपने वर्कआउट कर ली COGS। कैसे? इन शॉर्ट अगर वर्कआउट करूं, 40,000 की परचेजेस थी, 500 का कैरेज इनवर्ट था, और 40,500 में से 12,150 की इन्वेंट्री अब तक बिकी नहीं है, बाकी इन्वेंट्री बिक चुकी है। तो जरा बैलेंस चेक कीजिएगा। रिस्पॉन्स देना बेटा, आपका रिस्पॉन्स बहुत स्लो, यकीन करें। बताइए क्या आंसर है। तो बड़ा सिंपल सा वे है ना यार, कि अगर 40,000 500 1000 यूनिट की कॉस्ट है, उसमें से मैं 300 यूनिट की कॉस्ट जो बिके नहीं अलग कर लूंगा, तो जो 700 यूनिट्स बिके हैं उसकी कॉस्ट मुझे मिल जाएगी ना। तो 40,000 500 1000 यूनिट की कॉस्ट थी, उसमें से मैंने 300 यूनिट की कॉस्ट जो बचे में अलग कर दी, तो जो बैलेंस बचा वो उन 700 यूनिट की कॉस्ट है जिनको मैं बेच चुका हूं, तो वही तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है इस सेल के अगेंस्ट। तो जब सेल हुई है 700 यूनिट की, तो उससे कॉस्ट ऑफ सेल भी मैच होनी चाहिए कितने यूनिट्स की, 700 यूनिट्स की। कोई नई बात थोड़ी है, तो पहले भी सिखा चुका हूं मैं आपको, रिकॉल करवा के आगे बढ़ाना चाहता हूं। बोलिए। तो यहां तक उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी इंशाल्लाह, बाकी इस पे डिस्कशन मैं कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह यहीं से। ठीक है, ओके। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।